ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक। तो जब भी हम लोग कार्बन से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये वाला चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि 12th क्लास में 1-2 बुक होंगे और एक बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, अगर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए कार्बन के, तो आप लोग यहाँ से हमारे इस वीडियो को भी लाइव देख सकते हैं। ओके, सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। एंड इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कार्बन से रिलेटेड और कार्बन से रिलेटेड के कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलो कार्बन को समझते हैं कि कार्बन क्या चीज़ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कार्बन। कार्बन क्या है? अब आप लोग इतना तो नहीं जानते होंगे, अगर कार्बन सुना ही नहीं है किसी ने पहले, तो इतना तो ज़रूर सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। कार्बन, व्हाट इज़ कार्बन फर्स्ट। तो कार्बन क्या है? कार्बन इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। कार्बन क्या है? एक ऐसा एटम है, एटम बोलो या एलिमेंट बोलो। कार्बन इज एन एटम whose atomic number is 6 and mass number is 12। ओके, सो कोई भी एटम है उसका नंबर जो होता है उसको नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके मास को जो होता है वो ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो कार्बन के पास, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6 एंड कार्बन से एटॉमिक मास इज 12। ओके, सो कार्बन का एक और आइसोटोप्स है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप किसको कहते हैं कि आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, 2 atoms which has same, टोप्स मीन्स नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। सो कार्बन इज ऑल्सो हैविंग 2 आइसोटोप्स। फर्स्ट, कार्बन का एक आइसोटोप है 6, इसका मास है 12, और दूसरा आइसोटोप है कार्बन का 6, इसका मास है 14। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है ये 6, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज सेम। ओके, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम। लेकिन अगर इनकी यही मास को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा मासेस आर डिफरेंट। सो डिफरेंट मासेस, ऑलराइट। सो कंपाउंड्स इनके नंबर्स तो सेम है, एटम्स इसके नंबर्स तो सेम है, बट मासेस जो है वो क्या है? डिफरेंट है। दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। एक और चीज़ आप सुनेंगे, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या है? आइसो का मतलब सेम, बार मतलब भार। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आइसो मीन्स सेम और बार मतलब भार। तो सेम है जिनका भार, वो हो गया आइसोबार। अब इससे क्या होता है? इसमें हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 2 atoms with same mass number but different एटॉमिक नंबर। मतलब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे मैं एक कार्बन का ही लेता हूँ, सेकेंड आइसोटोप 6 और उसका मास कितना है? 14, और एक नाइट्रोजन लेता हूँ जिसका नंबर है 7 और उसका मास कितना है? 14। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि जो मास नंबर है, मास नंबर को हम लोग ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। मास नंबर क्या है? सेम है, तो यहाँ हो गया सेम मास। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है।
सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, उनको हम बोलेंगे आइसोबार। ठीक है, 9th क्लास में भी आप लोग इस टॉपिक को देखेंगे बहुत अच्छे से। तो ये आज का क्लास जो है ये 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9th 10th और 12th को ये चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग का आइसोटोप्स हो गया क्लियर। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटम का नंबर सेम रहता है, जैसे यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, 6 नंबर इसका भी है 6 नंबर इसका भी है, लेकिन इसके मास जो है वो डिफरेंट है, यानी कि 12 और 14। इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स इसका नंबर 6 तो 6 ही होंगे। तो इसमें अगर आप कार्बन की इस वाले आइसोटोप्स में अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन में आप अगर और ब्रॉडली जाएंगे तो 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा। तो टोटल मास कितना हो गया 12। अगर इस वाले कार्बन में जाएंगे तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन नहीं बढ़ सकता है, जितना नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन से ही नंबर निकलता है। तो 6 प्रोटॉन होगा और 8 न्यूट्रॉन होगा, तो 6 + 8 = 14। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of न्यूट्रॉन्स। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो था आइसोटोप्स और आइसोबार। एक और आएगा आइसोमर, वो मैं आप लोगों को जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग अगर बात करें कार्बन्स के बारे में, तो कार्बन का एक जो एप्लीकेशन है, मतलब अकरेंस, या फिर आप इसको कह लीजिए कि आप कार्बन कहाँ कहाँ देखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कि अगर आप फूड में बात करें, मीन्स कार्बन कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कार्बन आप लोगों को मिलेंगे। सो अगर मैं कार्बन कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो कार्बन आपको कहाँ मिल सकता है, आप लोग जनरली बताइए। आप लोग फूड में बात करते हैं ना, फूड में सबने पढ़ा है, फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका तो नाम में ही पता लग रहा है, कार्बो और हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर और कार्बो मतलब कार्बन, यानी कि कार्बन कुछ होंगे और वाटर कुछ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CxH2O Y। जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, जैसे मान लो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है ना। सो ग्लूकोज का एक एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का नंबर सबको पता है C6, फॉर्मूला H12O6। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो C6 और H2O को ब्रैकेट में भी 6, तभी तो 6 × 2 = 12 और 6 हो जाए 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 6 है। तो ये हम लोग का ग्लूकोज जो है वो भी इस फॉर्मूला में, यहाँ पर x = कितना हो गया 6, x = 6 और y = भी 6, यानी कि ये भी कार्बो और हाइड्रेट का फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सुक्रोज या शुगर यानी कि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ऑलराइट, सो C12H22O11 को अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C12 और H2O के होल में 11। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 12 और y का वैल्यू कितना है 11। तो ये भी कार्बो और हाइड्रेट का फॉर्म में ही है। सो यानी कि ये भी हम लोग का क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो ये हम लोग का कार्बो और हाइड्रेट हो गया। फूड में तो आप लोगों को पता चल ही गया। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कार्बन का मतलब आप लोग एप्लीकेशन। फूड में तो मैंने बेसिक चीज़ बता दी है कि जो खाना हम लोग खाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में, ठीक है, ये जो बुक और पेन ये हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलीमर का बना हुआ बुक्स, पेन्स, इन सब में कार्बन का कंटेनिंग है।
फिर बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, आप लोग समझ सकते हैं। पेंट्स हो गए हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए हैं, पेंट्स, प्लास्टिक्स, तो ये बहुत सारी जगह, ये वुड हो गया, वुड भी आप लोग को पता है, कोयला, कोक हो गया, ये सब कुछ कार्बन से बना हुआ है। प्लास्टिक, जो गैस हम लोग इनहेल करके एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। सो प्लास्टिक एक्सेट्रा, तो बहुत सारी जगह कार्बन के चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर इनफैक्ट अर्थ के भी एटमॉस्फेयर में भी अगर हम लोग देखें तो CO2 भी जो है वो कितना परसेंट है, 0.03% ऑफ CO2 पूरे हम लोग के जो वातावरण में गैस है, ये हम लोग के अर्थ में मिलेगा। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी इसके अलावा हम लोगों का जो मेन चीज़ है वो है कार्बन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी बॉन्डिंग कैसी होती है। तो आज हम लोग वीडियोस में, इस वीडियो में बात करेंगे कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में भी। ओके, सो कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली। सो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इस वीडियो को पहले, इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ बॉन्ड्स, मैं पहले आज अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बॉन्ड्स के बारे में। सो जिसको बॉन्ड्स क्लियर नहीं है वो लोग देख सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। सो हम लोग बेसिक ब्रॉडली ही बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड्स, इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली बॉन्ड के बारे में जानते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड को अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे, बॉन्ड मतलब होता है बंधन। अगर आप अपने घर में किसी को बात करते हैं कि बॉन्ड, इनका बॉन्ड कितना अच्छा है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि उनका बंधन कितना अच्छा है। बंधन यानी कि बॉन्ड। हिंदी में इसको अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको एक और चीज़ बोला जाता है, इसको बोला जाता है आबंध, ठीक है। सो आप बॉन्ड बोलिए या बंधन बोलिए। अब समझो, मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दो आदमी हैं, ठीक है, एक आदमी छोटा है और एक आदमी बड़ा है। इन दोनों आदमी के बॉन्ड्स बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ इन दोनों में कोई बॉन्ड्स हैं तो आप लोगों को दो चीज़ देखना है। जैसे कि मान लो ये दोनों अपना अपना हैंडशेक कर रहे हैं, ये दोनों अपना अपना हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये जो हैंडशेक है इससे आप लोग दो चीज़ समझेंगे। पहला चीज़ कि हैंडशेक तभी पॉसिबल है इफ बोथ ऑफ द पर्सन आर एग्री। इफ बोथ ऑफ द पर्सन्स आर एग्री, अगर दोनों आदमी एग्री होंगे तभी तो वो हाथ मिलाएंगे, वरना हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी कि देयर मस्ट बी एन अट्रैक्टिव अप्रोच, अट्रैक्टिव अप्रोच। इन दोनों में क्या होना चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी ये जाकर के हैंडशेक कर पाएंगे। अगर इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होता तो इन दोनों में हैंडशेक नहीं होता। सेकंड, कि ओनली द आउटर मस्कुलर पार्ट इज टच्ड, आउटर मस्कुलर, MUSCULAR, मस्कुलर पार्ट इज इन कॉन्टैक्ट। यानी कि जब दो लोग हैंडशेक करते हैं तो उनका सिर्फ जो बाहर का पार्ट है वही टच होता है। दैट इज नो ब्लड एक्सचेंजेस, नो ब्लड गेट्स ट्रांसफर्ड। ब्लड तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग ये समझना है, सेकंड कंक्लूजन ये निकालना है कि आउटर मोस्ट पार्ट का इन्वॉल्वमेंट। तो बस ये दो चीज आप लोग अभी समझिएगा, इन्वॉल्वमेंट, MENT। तो हम लोगों का ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बॉन्ड में भी अब जैसे हम लोग देखते हैं बॉन्ड है क्या चीज। बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between two or more atoms, two or
more atoms, due to which they gain their stability by satisfying its valency। तो अब वैलेंसी क्या है पहले इसको समझिए, ठीक है। तो बॉन्ड में हम लोगों ने देखा कि सपोज ये दोनों हाथ है, दोनों हाथ अगर बॉन्ड मिल रहा है तो पहला चीज़ कि इस हाथ में और इस हाथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या इनकी बॉन्डिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर ये हाथ चाह रहा है, इसमें हाथ में सपोज आग लगा हुआ है, इस हाथ में कुछ हमने कपड़ा बांध करके उसमें आग लगा दिया है, तो दूसरा हाथ क्या इसको टच करेगा? नहीं करेगा। यानी कि दोनों हाथ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोग जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ये दोनों हाथ में जो होता है, इसका पहला चीज़ तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि अगर दोनों हाथ टच हो रहा है तो सिर्फ आउटर फ्लैश जो है वही टच हो रहा है ना, अंदर का ब्लड या अंदर का बोन इस हाथ में तो नहीं आ रहा है, या इस हाथ का बोन या इस हाथ का ब्लड इस हाथ में तो नहीं आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जब दो एटम भी बॉन्ड बनाएंगे तो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का फिलहाल कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो बॉन्डिंग होती है ये बॉन्डिंग सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये बॉन्ड बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है कि क्लाइन से बांध दिया गया है, एक फोर्स है। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्शन का फोर्स है। सो वैलेंसी को पहले हम लोग समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, शॉर्ट में देखते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बचपन में 7th 8th में ऑलरेडी इसको पढ़े होंगे वैलेंसी क्या होता है। तो वेल स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बात करते हैं एक नोट्स बना करके शॉर्ट में वैलेंसी क्या है। मैं यहाँ पर एक बबल सा बना रहा हूँ, इस बबल के अंदर हम लोग देखेंगे वैलेंसी को, फिर उसके बाद से बॉन्डिंग में वापस आएंगे। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या होता है? कोई भी एटम है, ठीक है, अगर किसी एटम के पास एक सेल है तो इट वांट्स टू कीप, पहला हम लोग पढ़ेंगे डुप्लेट स्टेबिलिटी। डुप्लेट स्टेबिलिटी ये कहता है द फर्स्ट सेल of any atom wants to be filled up by 2 electrons। और दूसरा हम लोगों को जो चीज़ समझना है वो है ऑक्टेट स्टेबिलिटी। तो अभी 10th क्लास में आप लोगों को यही समझना है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी कोई भी सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी सेल मतलब सेकंड और सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, लेकिन आप थर्ड में भी 8 की स्टेबिलिटी लेकर के आप आगे चल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग गॉस प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब हम लोग को पता लगेगा कि उसमें सब शेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग ये चाहेंगे, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्टेट स्टेबिलिटी ये कहता है कि द आउटर most cell of an atom must have 8 electrons। मतलब कोई भी एटम ये चाहता है कि अगर उसके पास एक सेल है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ लेफ्ट साइड में, क्योंकि बबल छोटा हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर मैं डुप्लेट की बताता हूँ, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का नंबर 1 है। तो अगर हाइड्रोजन का हम लोग एटम देखें तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1। लेकिन फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है? 2। पहले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अट सकता है। देयरफॉर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो इसका 2 का 2 पूरा हो जाता। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 3 नंबर है लिथियम। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2 और दूसरे में 1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आपको कितना रखना है? 8 रखना है। तो 8 रखने के लिए इसको 7 लेना पड़ेगा, और नहीं तो 1 देना पड़ेगा। तो इसको ज़्यादा इजी क्या है? 1 दे देना। तो जो कम से कम नंबर है, ठीक है, कई जगह दोनों होता है तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को
दे देगा तो यहाँ पे भी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अगर ये 1 देगा तो अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन तो चला जा चुका है, तो अब इसके पास 2 है। यानी कि ये भी एटम जो क्या किया, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा करके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया। ठीक है, तो इसको और हम लोग अगर ब्रॉडली देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लिथियम जो था, जिसका नंबर था कितना 3 और कॉन्फ़िगरेशन था 2 और 1, और लिथियम प्लस जो है, लिथियम प्लस यानी कि लिथियम ने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हैं इसके पास तब इसकी जो डुप्लेट स्टेबिलिटी है वो गेन हो चुकी है। ओके, उसी तरीके से अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है, बेरिलियम, तो बेरिलियम भी है 2 और 2। तो अगर बेरिलियम 2+ की बात करें तो इसके पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही बचे, बाकी वो 2 तो ये जा चुका है, इसमें ये 1 जा चुका था। तो यहाँ पर ये भी अपना डुप्लेट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो डुप्लेट मतलब डू मतलब 2, जो एटम अपने बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन रख के खुश हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डुप्लेट रूल, डुप्लेट स्टेबिलिटी। अब ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेट देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेट स्टेबिलिटी। जनरली बड़े वाले एटम्स होते हैं वो ऑक्टेट स्टेबिलिटी की तरफ ही जाते हैं, हालांकि डुप्लेट स्टेबिलिटी आप लोगों को कहीं बहुत रेयर मिलता है पढ़ने के लिए। तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए, वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्टेट स्टेबिलिटी, ऑक्टेट मीन्स द वर्ड ऑक्ट इंडिकेट्स 8, ऑलराइट। सो वेन एवर वी आर कमिंग अक्रॉस दिस वर्ड ऑक्ट, यू शुड कीप इन माइंड दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर 8। सो लेट्स कंसिडर अ केस ऑफ नंबर 8th नंबर एटम। मैं 8 नंबर एटम ही पहले ले लेता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एटम है, आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, सेकंड सेल में 6 होते हैं। सो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। या तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए तब यहाँ पे 8 होगा, और नहीं तो 6 का 6 हटा लीजिए तब यहाँ 2 होगा। तो आप 2 कीजिए नहीं तो 8 कीजिए, लेकिन यहाँ पर 6 निकालने में बहुत एनर्जी लग जाएगी और उतना हम लोग का कैपेबिलिटी नहीं है, वो भी ऑक्सीजन से, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मतलब बहुत रेयर कंडीशन में पॉसिबल है, आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस लगाएंगे तब, लेकिन जनरली ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन में हम जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब ये आयन बन जाएगा O2-। अब आप लोगों को पता होगा ना कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तब वो आयन कहलाता है। यहाँ देने वाला कैटायन और लेने वाला एनायन, तो ये एक एनायन है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो O2- में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2- में कितने, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 6 था, अब 2 ले लिया, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज 11 नंबर ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम जो नंबर एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन है पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिमूव कर दो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दो, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो Na में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Na+। तो Na+ में अब क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा, अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो पहले में 2, दूसरे में 8, 1 जो था वो तो निकल गया। तो 1 जब निकल गया तो इसके पास पहले में 2 और दूसरे में 8 बचा, यानी कि इसका भी अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो नोबल गैस किसको बोलते हैं, जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एटम यही चाहता है। अब आप लोग यही समझना है कि ये भी कोई एटम जो है वो 2 और 8। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की, जो हम लोग बॉन्डिंग पे हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले अब हम लोग कार्बन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को कार्बन ही इस चैप्टर में रिस्ट्रिक्ट होना है। सो कार्बन एक ऐसा एटम है जिसका नंबर आप सबको पता है, कितना नंबर है जी, 6 नंबर है। तो 6 नंबर है, तो अगर आप कार्बन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैं बोर्ड्स मॉडल अगर बना दूँ तो कार्बन का एक न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ओके, सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ क्लियर माइंड में सेट कर लेना है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 4। तो द आउटर, या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट में 2,
सेकेंड में 4. द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यानी कि अब हम लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि द फर्स्ट सेल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकेंड सेल इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो अब आप बताइए यहाँ पर जो 4 है इसको कितना करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा. सो अगर हम इसको 8 करते हैं, तो इसको गेन करना पड़ेगा. तो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, cannot gain 4 electrons and become C4 minus ion because कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है. क्यों नहीं लेगा? अब यही रीजन देखते हैं. अगर 4 इसको मिल जाता तब ये 8 हो जाता. तो यहाँ पर 2 था पहले में, दूसरे में 4. तो अगर इसको 4 दे देते तब ये 8 हो जाता. लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है. क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बियर द लोड ऑफ 4 extra electrons and therefore therefore the atom will collapse. यानी कि कार्बन जो एक ऐसा एटम है ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता है क्योंकि पहले ही इसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है. 6 प्रोटॉन है. मैं न्यूट्रॉन को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. और फर्स्ट सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2. सेकेंड सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4. 1 2 3 4. अब बाहर से अगर आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 2 3 4, तो ये एक्स्ट्रा जब लोड पड़ेगा इस पर तो ये साइज श्रिंक होगा. श्रिंक वैसे क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका न्यूक्लियस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लोड को बियर करे. देयरफॉर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. C4 माइनस वाला जो आयन है, C4 माइनस एनायन होगा, ये पॉसिबल नहीं है. ये नहीं बन सकता है क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लोड नहीं सह सकता है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर. अब अगर बात करें कि सर 4 ले नहीं सकता है तो 4 देने की बात कर दीजिए क्योंकि 4 देगा तब डुप्लेट स्टेबिलिटी से स्टेबल हो जाएगा, है ना जी. सो यहाँ पर ये भी चीज़ हम लोग को समझना है. कार्बन कैन नॉट इवन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन. कार्बन कैन नॉट इवन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं दे सकता है. कार्बन कैन नॉट डोनेट 4 electrons and become C4 positive ion. Why? Because the nucleus of an atom, of this atom, in fact हम लोग इस atom की बात कर रहे हैं, of this atom does not have much energy to release 4 electrons. अब देखो कार्बन के पास, अब तुमको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप रिलीज होते हैं? नहीं. एटम के पास एनर्जी होती है तभी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं. तो अगर इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं तो क्या ये एटम को रिलीज कर पाएगा? नहीं रिलीज कर पाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर पहला केस में क्या था कि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्ट था और इसका इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल था. यहाँ पर क्या है कि कार्बन के जो एनर्जी है सेंट्रल एटम की, वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी जो है वो बिल्कुल नहीं है. क्योंकि अब इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन तो हैं, ठीक है. पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल जो हमारे पास था उस सेल में
टोटल कितने थे? 6 थे, 1 2, और इसमें से हमने बात किया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो रेड इंक से मैंने बनाया इसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे तो आप देखिए ना 6 प्रोटॉन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन टोटल आपके कार्बन का नंबर 6, 6 प्रोटॉन है जो, तो इसमें टोटल बाहर में 4 ही होते हैं ना, ये 2 नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, ये रेड वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम अगर रिलीज करेंगे तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन पे 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी इसके पास नहीं है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोगों को चाहिए, दैट इज नॉट विथ इट रिक्वायर्ड टू रिमूव ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत एनर्जी है। तो अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचता, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचता तो सिंपल अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके पास ऐसे बचता 6 प्रोटॉन और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो कि ये भी एनर्जी की वजह से नहीं बन पाएगा। अब बात होती है कि सर जब एटम इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन 4 दे नहीं सकता, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं C4+ कैटायन जो है ये भी नहीं बन रहा है, तो हो क्या रहा है? तब करेगा क्या कार्बन चूंकि तो बॉन्ड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सारी जगह तो कार्बन के बॉन्डिंग्स हो रहे हैं। तो कार्बन करता क्या है? इसीलिए आपकी बुक में सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड बताया है कि कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो हम लोग कार्बन बॉन्ड्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। पहले मैं टाइप्स में आयनिक बॉन्ड ही बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कार्बन के दूसरे टाइप्स को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम लोग का जो पहला है ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। मैं ये नोट्स की फोटोग्राफीज आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग क्या करना है? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में क्या करना है कि कोई भी एटम है, ठीक है, सपोज लाइक पहला हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब एक एटम से व्हेन देयर इज ट्रांसफर of electrons from one atom to the other, one atom to the other, and the stability is achieved, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका नमक, कॉमन सॉल्ट, NaCl। यहाँ 2 एटम है, तो गाइज एक लिख दो Na और दूसरा लिख दो Cl। मैंने अभी बताया था ना, बॉन्ड उन्हीं से बनता है जो बाहर के पार्ट है। तो सोडियम का नंबर कितना है? 11। तो 11 नंबर में पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो मैं यहाँ पर इसीलिए कितना डॉट बना रहा हूँ? 1 डॉट बना रहा हूँ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का नंबर 17 है, तो इसमें पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं 7 डॉट्स बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब Na क्या करेगा? Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, ठीक है। तो Na बन गया आपका Na+, क्योंकि देने वाला पॉजिटिव, और Cl लेने वाला बन गया Cl-। तो ये कंपाउंड बन गया NaCl। तो ये हो गया आपका NaCl का स्ट्रक्चर। तो आई थिंक बहुत सिंपल था कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है, मतलब व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन गया है, तो आप सिंगल भेजिए या मल्टीपल भेजिए, इसलिए मैं ब्रैकेट में इस लगा दे रहा हूँ। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो भी आयनिक बॉन्ड है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो भी आयनिक है। तो एक ये हो गया। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, MgCl2, ठीक है। सो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो क्या है हम लोग का?
MgCl2। MgCl2 में हम लोग को क्या करना है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 एटम है ना, एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। मैग्नीशियम का नंबर कितना है जी, 12 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। क्लोरीन का होगा 17, तो 2 8 7 2 8 7। अब आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने डॉट बना दीजिए। मैग्नीशियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं यहाँ पे 2 डॉट बना दे रहा हूँ और दोनों मैंने डॉट यहाँ पे बना दिए। एक क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो यहाँ पर 7 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो एक क्लोरीन को एक ही चाहिए था, तो इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, लेकिन इसको दोनों देना है, तभी ना इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ से ये एक दे देगा इसको और एक दे देगा इसको। तो एक मैग्नीशियम कितना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ 2+, और एक क्लोरीन कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। एक क्लोरीन तो 1 ही ले रहा है ना, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी 2 था, तो 2 को इसके नीचे और 1 को इसके नीचे। आप लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 6 में ये चीज़ पढ़े होंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया Mg1Cl2। 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, तो MgCl2 ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी एक सॉल्ट ही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई डाउट किसी को? तो ये था हम लोग का बॉन्डिंग। उसी तरीके से आप अगर बात करते हैं कोई भी एटम का, अगर आपको बॉन्डिंग बनाना है तो आप ऐसे वैलेंसीज को हेल्प से बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है, सपोज एल्यूमिनियम ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है, तो आपको नंबर तो याद होगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड क्या होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड में 2 एटम है, एक है एल्यूमिनियम और एक है फ्लोरीन। तो एल्यूमिनियम में आपको नंबर पता है 13, तो 2 8 3। तो इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पर आप ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर मैंने लिख दिया उसका वैलेंसी। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ 3+ लिखिए, 3 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। फ्लोरीन का नंबर है 9 है, तो पहले में 2 है और दूसरे में 7। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन का 1-, तो इसका 3 इधर, इसका 1 इधर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al1 और F3। तो एक एल्यूमिनियम बना दीजिए और 3 फ्लोरीन, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन नंबर 3। एल्यूमिनियम के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को 3 क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। एक फ्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 डॉट्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा। तो एक एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन जो है वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अब क्या होता है, इस सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट, को मतलब आपस में, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, द म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल फ्रेंड्स, आप लोगों ने फेसबुक जब चला रहे हैं तो आप लोगों को फेसबुक पे पता होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाता है। जब आप अपने किसी दोस्त के आईडी में जाते हैं तो आपको दिखाता है आपका दोस्त जो है वो म्यूचुअल में है। म्यूचुअल मतलब बीच की साझेदारी करने वाला। तो द म्यूचुअल फ्रेंड, द म्यूचुअल force of attraction between two or more atoms through its electron the mutual force of attraction between two or more atoms through its electron in order to satisfy its valency is called as covalent bond.
अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ H2 का। इसमें ना थोड़ा सा हम शादी कराएंगे, ठीक है। शादियाँ कैसे कराएंगे ये चीज़ देखिए। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, इसका नंबर है कितना 2, तो यहाँ सॉरी 1, और 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन को बना रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। याद रखना बॉन्डिंग वही इलेक्ट्रॉन बनाएंगे जो आउटर मोस्ट में है, क्योंकि हाथ मिलाते समय वही चमड़ा चिपका था जो सबसे बाहर वाला है, अंदर का ब्लड और मसल से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में अब इस हाइड्रोजन के पास एक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन जो था उसको तो पहले सेल में 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये कहता है मेरे घर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहता है मेरे घर में भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, मतलब एक आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, सच दैट ये हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरे घर में एक बेटा था और इस हाइड्रोजन की बेटी से शादी हुई, यानी कि बेटा और बेटी, यानी घर में बहू भी आ गई, तो इसके घर में 2 लोग कंप्लीट हो गए। यानी कि हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरे फैमिली में 2 लोग कंप्लीट। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा अरे मेरे पास तो एक बेटी थी और एक मेरे घर में दामाद आ गए, तो मेरे घर में भी 2 लोग कंप्लीट। तो यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसके घर में भी काउंट हो रहा है और इसके घर में भी काउंट हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन इज म्यूचुअली अपना शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, याद रखिएगा एक बॉन्ड में एक जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये आपका शेयरिंग हो गया, ये क्या हो गया, शेयर्ड हो गया बिटवीन। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल आपके लिए देखते हैं, उसको भी आप लोग देखिए। सेकंड एग्जांपल आपने सुना होगा O2। अब आपको पता होगा हाइड्रोजन H एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जब एग्जिस्ट करेगा तब वो H2 के फॉर्म में करेगा। ऑक्सीजन O एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा वो O2 के फॉर्म में करेगा। सो ऑक्सीजन है O, यहाँ पर भी O, 2 ऑक्सीजन मैंने बना दिया। ऑक्सीजन का नंबर कितना है जी, 8 है ना। तो सबसे पहले आपको इसका नंबर याद होना चाहिए ऑक्सीजन का, और कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले में 2 और दूसरे में 6, तो इसके में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 6 बिंदी आप लोग बना दीजिए। मैं यहाँ 6 बिंदी बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं यहाँ पर 6 इसके पास बेटे हैं, इसके पास 6 बेटियाँ हैं। इसके घर में भी 8 चाहिए ना, क्योंकि 6 है तो 2 चाहिए, इसके घर में भी 6 है तो 2 चाहिए, तो वैलेंसी 2 हो गई। वैलेंसी कितनी हो गई, 2। और याद रखना जितना वैलेंसी होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 2 शादियाँ कराएगा, तभी ऑक्सीजन बोलेगा मेरे घर में 6 बेटे थे और 2 बहू आने की वजह से इसके घर में कितने लोग हो गए, 8। इसके पास भी 6 बेटियाँ थी, 2 दामाद आ गए घर में, तो इसके घर में भी 8। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यानी कि जब 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड होता है, मतलब 2 ही एटम है लेकिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। अगर एक ही बॉन्ड है तब हम उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल है। वैलेंसी आप लोगों को निकालने आना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज N2 का। नाइट्रोजन को भी आप लोग N2 सुने होंगे, N एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन का जो N2 है, इस नाइट्रोजन के N2 को भी मैंने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 7। तो पहले में है 2, दूसरे में है 5। 8 करने के लिए कितना चाहिए, 3, तो वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन बनाएंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होगा, 3 वैलेंसी है ना, तो 3 शादियाँ कराओ। इसके पास 5 बेटे थे, इसके पास 5 बेटियाँ। एग्जाम में मत लिख देना कि एक के पास 5 बेटा है, एक के पास 5 बेटियाँ हैं, नंबर कटेगा फिर बहुत अच्छे से। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस नाइट्रोजन वॉज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस नाइट्रोजन वॉज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। सो यहाँ पर क्या किया, इसको हम लोगों ने शेयर करा दिया। तो ये नाइट्रोजन बोलेगा 1 2 3 4 5 मेरे घर में बेटे थे, 3 बहू के आ जाने से इसके घर में कितने लोग हो गए, 8। वैसे ये वाला नाइट्रोजन बोलेगा मेरे घर में भी 5 बेटियाँ थी और 3 दामाद आ गए, तो हो गए 8। तो ये आपस में शेयरिंग होकर के इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं तब इनको हम लोग बोलते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली बन रहा है, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहा है। तो आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रिपल बॉन्ड ये आप लोगों का हुआ, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है।
अब कार्बन की तो हमने बात ही नहीं करी, तो कार्बन का भी आइए एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें जो जो एटम है उसका पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 6 नंबर है आपका कार्बन और 8 नंबर है आपका ऑक्सीजन। एक ही बार लिखना, बार बार नहीं लिखना। तो इसके पहले में 2, सेकंड में 4, ऑक्सीजन पहले में 2, दूसरे में 6। ठीक है, तो जितने अब एटम है उतना एटम बना लो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रैंडमली, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के लिए मैंने 2 ऑक्सीजन बना दिया। ठीक है, अब एक कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 4 बिंदु डाल रहा हूँ। 1 2 3 4। बॉन्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनाइएगा, टेढ़ा लाइन से बॉन्ड नहीं बनाना है। इसीलिए मैंने क्या किया ना कि यहाँ जो बॉन्डिंग है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम के सामने रखा, नहीं तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज कर सकता था। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो यहाँ पर 6 डॉट्स बनाइए। यहाँ पर 6 डॉट्स बनेगा हम लोग का 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 डॉट्स 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के पास लास्ट में 4 है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि 4 होता तब 8 हो जाएगा, या फिर यहाँ 2 होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये चारों को ना देगा ना लेगा, शादियाँ करा देगी। तो कार्बन बोलेगा मेरे घर में 4 बेटे थे, इस ऑक्सीजन के घर में 6 बेटियाँ, इस ऑक्सीजन के घर में 6 बेटियाँ, तो मेरे घर में 4 बहू भी आने की वजह से 4 बेटे और 4 बहू की वजह से इसके पास घर में फैमिली में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए, राइट। और ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे पास 6 बेटी थी, 2 दामाद आ गए, तो मेरे घर में भी 8 लोग हो गए, इसके घर में भी 8 लोग हो गए। तब यहाँ देखिए कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स बन रहा है। ये मत बोलिए 4 बॉन्ड्स, 4 तो बॉन्ड बन नहीं रहा है लेकिन अलग अलग आइटम से बन रहा है, तो 2 डबल बॉन्ड्स इसको बोलेंगे। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो 4 बॉन्ड बना रहा है। और चारों को कैसा बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देयरफॉर हम लोग इस पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा एटम है, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट एटम, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट एटम, देयरफॉर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ टेट्रा कोवेलेंट एटम। तो टेट्रा कोवेलेंसी आप लोगों को कार्बन का समझ में आना चाहिए कि टेट्रा कोवेलेंसी क्या होता है। ठीक है, तो ये टेट्रा कोवेलेंट एटम कार्बन को हम बोलते हैं क्योंकि ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो मैं एक और एग्जांपल आपको कोवेलेंट बॉन्ड में समझा देता हूँ, जैसे मीथेन। मीथेन के बारे में सबने सुना है। मीथेन क्या है? CH4। तो मीथेन CH4 जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर भी दो एटम है। पहला एटम है क्या? नंबर 6 कार्बन, और एक है नंबर 1 हाइड्रोजन। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1। तो इसकी वैलेंसी जो है कार्बन की कितनी हो गई? 4, और इसकी वैलेंसी जो है 1 है, 1 और चाहिए तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर एक कार्बन मैंने यहाँ बना दिया, 4 बिंदु उसके ऊपर डाल दिया। और जब आप इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में बनाते हैं ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अभी तक मैं जितने भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सिंपल, नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट बना करके स्ट्रक्चर बनाओ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन 4 हाइड्रोजन थे तो 4 हाइड्रोजन बना दिया, एक यहाँ पर एक और यहाँ पे एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था। यहाँ 4 बेटे थे और सारे हाइड्रोजन के घर में एक एक बेटियाँ थी, तो यहाँ पर शादी हो गई इनकी, कार्बन ने रिश्ता भेजा और इनसे शादी करवा दी। तो ये कार्बन बोलेगा कि मेरे घर में 4 बेटे और अब 4 बहू भी आने की वजह से मेरे फैमिली में 8 लोग हो गए, तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट। हाइड्रोजन बोलेगा मेरे घर में एक बेटी थी, एक दामाद आ गया, तो इसके घर में भी 2 लोग, इस हाइड्रोजन के घर में भी 2 लोग, इस हाइड्रोजन के घर में भी 2 लोग, और इस हाइड्रोजन के घर में भी 2 लोग। तो टोटल दोनों का वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, इसका डुप्लेट हो गया, इसका डुप्लेट हो गया और इसका ऑक्टेट हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से ये एटम क्या करेंगे, डुप्लेट और ऑक्टेट स्टेबिलिटी अपना अचीव कर लिया। तो यहाँ पर भी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और चारों कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेट्रा, मतलब 4 कोवेलेंट एटम कार्बन को। आई थिंक आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है और हम लोग कल इसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोवेलेंट बॉन्डिंग तक आप लोग बुक एनसीईआरटी को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। और हम लोगों ने यहाँ तक आज की क्लास को ख़त्म किया। कल हम लोग वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे और इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, 11th क्लास का सेशन मिस भी हो गया। सो थैंक यू सो मच क्लास। ये वाले वीडियोस 10th 11th 9th 8th 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स वीडियो था। और इसके बाद हम लोग अब केमिस्ट्री बिल्कुल कार्बन चैप्टर का मैं एक अच्छा सा नोट्स भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कार्बन चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।